हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा शेयर लेके आया हूँ जो कि एक सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और मेरे को ऐसा लगता है कि ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में लगभग मिनिमम आपको 50% रिटर्न दे सकता है। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, तो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। कुछ लोग इसे HAL के नाम से भी जानते हैं और इसका जो कोड वर्ड है निफ्टी के अंदर यानी कि NSE के अंदर वो भी HAL है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी काम क्या करती है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी है। मतलब कि ये हवाई जहाज से रिलेटेड कंपनी है और ये गवर्नमेंट की कंपनी है। और इसके अंदर अभी गवर्नमेंट ने जो सेबी का नया रूल आया है उसके चलते हर कंपनी को अपना हर गवर्नमेंट कंपनी का 75% से ज़्यादा स्टेक नहीं हो सकता गवर्नमेंट के अंदर। तो इसके चलते गवर्नमेंट को लगभग 10-15% प्राइवेट लोगों को देना पड़ा। उसके चलते इस शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली है। और इस शेयर का जो गवर्नमेंट OFS लेके आई थी वो भी 1001 रुपीज़ का OFS था और अभी ये शेयर लगभग 800 या 750 रुपये के लगभग चल रहा है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कंपनी है वो हवाई जहाज से रिलेटेड काम करती है, उसको बनाने का काम करती है और मेन ये डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है। तो ये मेन गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी तो एक ये बात भी है कि एक अच्छी कंपनी है। अब इसके कुछ मार्केट लॉट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है। ये 24,908 की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि लगभग मेरे ख्याल से 25,000 के लगभग इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुकी है। अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो इसका पी रेशियो है वो है 10.18 और अगर इंडस्ट्री की पी की बात करें तो 11.98 इंडस्ट्री का पी निकल के आता है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी सस्ता हो गया और लगभग एक तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से ये क्या कहते हैं कि HAL परफॉर्म कर रहा है, जो जिस तरीके से इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है उस तरीके से ये सही वैल्यूएशन पे अवेलेबल भी है। इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो 394.45 की बुक वैल्यू है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बुक में भी बहुत स्ट्रांग है। और अगर बुक वैल्यू के मुकाबले इसके अगर पीबी रेशियो की बात की जाए तो पीबी रेशियो इसका निकल के आ रहा है 1.89। तो इसका ज़्यादा महंगा स्टॉक भी नहीं है, 1.89 टाइम्स इसका पीबी रेशियो है। जबकि तो बाकी स्टॉक का तो जो प्रीमियम क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं उनका तो 7-8 टाइम्स होता है और जबकि देखा जाए 1.89 के पीबी रेशियो पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है। तो एक सही वैल्यूएशन पे भी आपको ये स्टॉक अभी मिल रहा है। इसके डिविडेंड परसेंट की बात करें तो स्टॉक एकदम अच्छा डिविडेंड पे करता है 332.50, यानी कि इसकी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो इन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में जो लेटेस्ट डिविडेंड दिया है 32.50 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। तो आप देखिए कि लगभग इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी 4.46 का परसेंट का डिविडेंड यील्ड है। वो इसका भी FD का रेट देख लो आप, लगभग 5.5-6% तो भी FD का रेट चल रहा है और उसके चलते आपको ये स्टॉक अगर 4.5% का डिविडेंड ही दे रहा है, इसके अलावा जो इसमें स्टॉक में ग्रोथ है वो तो अलग रिटर्न आपको मिलेंगी। ये तो सिर्फ मैं डिविडेंड की बात कर रहा हूँ। तो डिविडेंड के लिए भी ये देखा जाए तो हाई पे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में से भी ये एक है। और अगर इस स्टॉक में और गिरावट देखने को मिलती है तो ये स्टॉक का जो डिविडेंड यील्ड है वो लगभग 5.5-6% भी पहुंच सकता है। लेकिन जिन लोगों ने महंगे रेटों पे खरीद रखा है 900-1000 रुपये, उनसे पूछिए, उनका तो 3-3.5% का ही है और अब वो ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक में उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मेन अगर बात करें तो उनको इस स्टॉक में अभी पैसा लगाना चाहिए। अगर हम फ्राइडे के डिलीवरी की बात करें तो फ्राइडे को ये स्टॉक ने लगभग 40% की डिलीवरियाँ दी हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो 100 में से 40 लोग हैं ना इस स्टॉक को डिलीवरी के लिए उठा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो HAL स्टॉक है इसके अंदर थोड़ी इंट्राडे बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ा इसके अंदर आप देखोगे कि इंट्राडे मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें ऊपर नीचे उछाल देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसमें इंट्राडे के लिए स्टॉक भी एकदम बढ़िया है। अगर आप वो इंट्राडे के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हो तो ये उनमें से एक है। अब इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे नज़र डाल देते हैं। अगर आप इसकी टॉप लाइन यानी कि जो कंपनी के रेवेन्यूज़ है उसकी बात करेंगे तो पिछले 4 साल से कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब इसमें तो कोई नेगेटिविटी लग नहीं रही है।
अगर आप इसकी बॉटम लाइन की बात करेंगे तो बॉटम लाइन क्या कहते हैं कि मतलब 17 के बाद में 18 में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन 18 में क्या मालूम कंपनी की थोड़ी कॉस्ट बढ़ गई है, उसके चलते भी कंपनी का क्या कहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आप देख सकते हैं कि 0.29 का इंक्रीमेंट उसमें देखने को मिला है, और उसके बाद 2019 और 2020 में फिर से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी मतलब बिजनेस तो पिछले 4 साल से तो बहुत बढ़िया चल रहा है, पिछले 4 साल से बिजनेस में कोई दिक्कत जैसी बात तो नहीं लग रही है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को ज़्यादा ब्रीफ में नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर इसकी प्रमोटर होल्डिंग, क्योंकि मैं आपको बोल रहा था कि जिसका जो मेन प्रमोटर है वो गवर्नमेंट है, उसके चलते इसमें डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, मतलब इनको प्राइवेट लोगों को देना पड़ा है, उसमें 75% की भी प्रमोटर होल्डिंग हो गई है। पहले ये 87-88% थी, तो उसके बाद DII ने मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा होल्डिंग्स लिए, क्योंकि उनकी 19.45% की इसमें होल्डिंग्स है, तो मेरे ख्याल से लगभग 10-12% DII के पास ही होल्डिंग गई है। बाकी म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनके पास भी इसमें 3% की होल्डिंग्स है, और अगर FII की बात करें तो उनकी तो नी के बराबर ही होल्डिंग्स है, और आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर्स की बात करें तो 5% की होल्डिंग्स ही है। तो लगभग देखा जाए तो ये 95% होल्डिंग्स इसके बड़े लोगों के पास है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5%, तो 95% बड़े लोगों को कोई टेंशन नहीं है, तो आपको क्यों टेंशन होनी चाहिए। लगभग 80% भी बहुत अच्छा खासा माना जाता है, लेकिन 90% से ऊपर तो उसमें कोई देखने की भी बात नहीं होती है। तो एक तरीके से ये टेंशन फ्री स्टॉक भी है। अब इसकी एक एक्चुअल फिगर से टॉप लाइन और बॉटम लाइन को देख लेते हैं। अगर आप इसके एक्चुअल फिगर से अगर आप इसकी बात करें तो 18, 19, 20 टोटल इनकम लगातार बढ़ी है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन अगर आप इसके एक्सपेंसेस को देखेंगे तो एक्सपेंसेस कंपनी के हर साल बढ़ रहे हैं, लेकिन वो तो सही बात है, अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो सीधी बात है कि एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। अब इसका भी मेन फैक्टर अब जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि अगर आप देखेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में देखेंगे तो बढ़ोतरी देखने को अच्छी खासी मिली है। लेकिन अगर मेन कंपनी का अगर जो प्रॉफिटेबिलिटी अगर थोड़ी सी 20 में कम हुई है मार्च 2020 में, तो उसका मेन रीज़न अगर आप देखेंगे मतलब कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट है, मतलब कंपनी की जो डेट है वो मेरे ख्याल से हर साल बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे 169 और 348, मतलब 18 में कंपनी बहुत कम डेट दे रही थी। ये जो अमाउंट है ये करोड़ में है, ये कोई एक्चुअल फिगर नहीं है, इसके आगे आप करोड़ लगा सकते हो। तो 5 करोड़ का कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट था, उसके बाद सीधा 169, तो मतलब कंपनी ने डेट बहुत हाई ले लिया। उसके बाद 19 में फिस्कल ईयर 2019 में उसके चलते 20 में और कंपनी ने डेट लिया। ऐसा ये यहाँ पे बैलेंस अगर इसके हम रेवेन्यू स्टेटमेंट को देखें तो ऐसा लग रहा है, लेकिन इसके चलते ऐसा लग रहा है कि रेवेन्यू स्टेट अगर डेट कंपनी ज़्यादा हो रहा है तो उसके चलते भी शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। अब वो आगे चल के हम इसके रेशियोज को भी देख लेते हैं। अब इसके पर शेयर रेशियोज पे हम नज़र डाल देते हैं। पर शेयर रेशियोज अगर इसका EPS देखेंगे तो अगर कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रहे हैं, तो EPS भी सीधी सी बात है कि हर साल लगातार बढ़ेगा। और अगर हम इसके रेशियोज की बात करें तो लगभग इसमें 10-20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो। और अगर डाइल्यूटेड EPS की बात करें तो वो भी लगभग बेसिक EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर के अराउंड ही है। और अगर हम इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू में भी पिछले 3 साल में लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये तीनों तो फैक्टर एकदम पॉजिटिव है। इसका मेन फैक्टर अभी तक जो नेगेटिव फैक्टर रहा है वो ये है कि इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब कंपनी थोड़ा डेट बहुत ज़्यादा ले रही है, लेकिन इसमें इतनी डेट की कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि मेन गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट को इतना डेट का कोई टेंशन नहीं रहता है। और अगर हम इसके मार्जिन रेशियोज की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लगभग कांस्टेंट रहा है, और ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी लगभग कांस्टेंट ही रहा है, और नेट प्रॉफिट परसेंटेज में भी लगभग कॉन्स्टेंटली एक ही मतलब कंसिस्टेंटली एक ही फिगर देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का वही रह रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी वही है, मतलब सब कॉन्स्टेंटली कंपनी का मार्जिन सेम रह रहा है। ज़्यादा ना तो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और ज़्यादा ना तो डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब आप आधे 1% को एक इंक्रीमेंट नहीं बोल सकते, वो थोड़ा सा एक चेंज हो जाता है। अब इसके रिटर्न रेशियोज की हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका लगभग हर साल 0.22% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
अगर हम इसके आरओसी की बात करें तो आरओसी इसका क्या कहते हैं कि हर साल थोड़ा बड़ा है और आरओसी बढ़ रहा है, लेकिन आप ये देखेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी अगर ज़्यादा है और आरओसी इसका कम है। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब जो कंपनी की जो इक्विटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, और एज कम्पेयर टू अगर कंपनी के उधारी को देखें तो वो कम है। लेकिन मेरे ख्याल से 20 में कंपनी ने थोड़ी इक्विटी ज़्यादा ली है, इसीलिए अगर आप देखोगे तो डेट और इक्विटी इसीलिए थोड़ा ज़्यादा इस बार आरओसी नहीं बढ़ा है। अगर रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की हम बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी हर साल 1% के लगभग बढ़ा है, तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। अब इसके ग्रोथ रेशियोज को हम देख लेते हैं। ग्रोथ रेशियोज की अगर हम सेल्स के CAGR की बात करें पिछले 3 साल की, तो उसमें लगभग सेम ही रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला है। अगर इसके नेट प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज में अगर हम इसका 2018 के बाद अगर इसका जो परसेंटेज का देखेंगे तो उसमें थोड़ा डिक्रीमेंट देखने को मिला है। मतलब 2018 में बिजनेस ने एकदम अच्छा आउट परफॉर्म किया था, उसके बाद बिजनेस वापस एक स्टेबल कंडीशन में आ गया, उसके बाद ज़्यादा एकदम उतना बढ़िया ग्रोथ नहीं दिखा पा रहा है। सीधी सी बात है कि हर बिजनेस में एकदम से हर बार ग्रोथ दिखाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप ऐसे किसी भी बिजनेस पर डिपेंड नहीं रख सकते कि वो हर बार अपना रिजल्ट को बहना मतलब डबल लाएगा, ऐसे नहीं। तो पहले बिजनेस थोड़ा बढ़ेगा, एकदम आउट परफॉर्म करेगा, फिर थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा होता है। अब इसके हम लिक्विडिटी रेशियोज की अगर हम बात करें तो अगर हम इसके करंट रेशियोज को देखेंगे तो करंट रेशियोज पिछले 3 साल से लगातार 1 से ऊपर है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि पिछले 3 साल से अगर आप देखोगे कि तो करंट रेशियो में गिरावट देखने को मिली है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी गिरावट हो रही है, मतलब इसका सीधी बात यही है कि कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो हर साल थोड़ी बढ़ रही हैं। इसमें कंपनी को थोड़ा सोचना चाहिए, अगर करंट लाइबिलिटीज इस साल भी कम होती है तो धीरे धीरे ये रेशियो 1 से कम भी देखने को मिल सकता है। और अगर आपको अभी तक करंट रेशियो का मतलब नहीं पता है तो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। अब इसके क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो भी इसका 1 से कम रहा है पिछले 3 सालों से। और अगर किसी भी कंपनी का जो क्विक रेशियो है वो अगर 1 से कम रहता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। तो कंपनी की अगर हम क्विक रेशियो की बात करें तो क्विक रेशियो कंपनी का अच्छा नहीं है। इस कंपनी को इसमें क्विक रेशियो में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। ये अगर क्विक रेशियो यहाँ से और गिरता है तो ये यहाँ पे एक टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि अगर क्विक रेशियो 1 से कम होता है तो ऐसा माना जाता है कि कंपनी अपने जो करंट लाइबिलिटीज है उसको पे करने में नाकामयाब हो सकती है। अब यहाँ पे हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 1 से कम है और बल्कि 0.5 से भी कम है। लेकिन अगर पिछले 2 साल से देखा जाए तो 0.10 का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वो कंपनी का अगर 1 से ज़्यादा नहीं है तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब 0.34 मतलब कंपनी ने 1 रुपये के इक्विटी के ऊपर 0.34 रुपीज़ का डेट ले रखा है, और इस बार कंपनी ने 1 रुपये की इक्विटी के ऊपर 0.44 हो गया। मतलब कंपनी ने सपोज कंपनी के पास 1.44 रुपीज़ है, उसमें से 44 पैसा अपना क्या कहते हैं कि कंपनी का डेट का है और इक्विटी का 1 रुपया, ऐसा इसका मतलब है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो तो इतना सही है कि एक स्टेबल कंडीशन में है। अगर ये डबल यानी कि अगर 1 से भी ज़्यादा होता तो थोड़ी टेंशन की बात होती, लेकिन जबकि ये 1 से कम है तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें इंटरेस्ट कवरेज रेशियोज़ की तो इसमें पिछले साल कंपनी में 22.96 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था और इस बार वो हो गया 12। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब ये होता है कि कंपनी जितना अर्न कर रही है उसके बेसिस पे कंपनी कितना टाइम्स इंटरेस्ट पे कर सकती है। तो ये रेशियो जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा बढ़िया होता है। लेकिन इसमें अगर गिरावट देखने को मिल रही है तो इसका मतलब ये भी है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है उसके मुकाबले जो अर्निंग्स है वो कम हुई है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। मैं आपको कब से यही बोल रहा हूँ कि कंपनी का एक इंटरेस्ट वाला मेन फैक्टर है। मैंने इससे पहले इससे पहले मैंने आपको पीवीआर और आइनॉक्स में भी यही फैक्टर बताया था। मेरे ख्याल से अभी मोस्टली हर कंपनी में यही दिक्कत चल रही है इंटरेस्ट फैक्टर की। अब हम सबसे लास्ट इसके शेयर प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम कंपनी के ऑल टाइम हाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने 1423 का हाई बनाया। तो 1423 से तो ये लगभग अभी ये स्टॉक लगभग 50% गिर ही चुका है। अब इसमें मेन गिरने का कारण ये है, अगर महीने भर पहले की बात करें तो ये स्टॉक लगभग 1200-1300 के लगभग ट्रेड हो रहा था।
फिर गवर्नमेंट को है ना सेबी के रूल्स के मुताबिक अपना जो डिसइन्वेस्टमेंट है उसको लगभग मतलब 13% उनको प्राइवेट को देना था, मतलब पब्लिक के शेयर होल्डर्स को देना था। तो उसके चलते कंपनी 1001 के ऊपर गवर्नमेंट ने ओएफएस कंपनी लेके आई थी। ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल। तो जब इसमें शेयर में बहुत भारी गिरावट आ गई थी तो ये शेयर लगभग उस वक्त 900 रुपये तक भी आ गया था, और जबकि ये शेयर 1200 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। तो उसके बाद भी लोगों को लग रहा था कि 900 रुपये पे आ गया तो इसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन उस वक्त भी इसमें शेयर में कोई इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी ये 743 रुपीज़ पे मिल रहा है, अभी कोई इसको बोल नहीं रहा है लेने को, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस शेयर को अभी आपको लेना चाहिए। 743 रुपीज़ पे एक बहुत बढ़िया शेयर है, और मेन बात इसकी ये है कि 4.5% की डिविडेंड यील्ड के साथ ही आपको स्टॉक दे रहा है, और इसके साथ ही स्टॉक में ग्रोथ भी है। और इसके अलावा अगर ये शेयर आपको और गिरावट पे मिलता है तो मेरे ख्याल से आपको ज़रूर इसको बाय करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि कभी भी आप पूरा पैसा एक ही बार में शेयर में नहीं लगाएं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार आप पूरा शेयर में पैसा एक ही बार में लगा देते हैं और फिर वहाँ से शेयर की रेट बढ़ जाती है, फिर आपको क्या कहते हैं कि उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है, और क्या कहते हैं कि फिर आप टेंशन में भी आ जाते हो। तो इसलिए एक बार आप पहले मतलब अगर आप सपोज 10 शेयर लेना चाहते हो तो पहले आप 3 शेयर ले लो। अगर उसके बाद 3 शेयर के बाद अगर आपकी टारगेट प्राइस पे अगर शेयर बढ़ जाता है तो आप बेच दीजिए उसको। लेकिन अगर आप 10 शेयर खरीदना चाहते हो, अभी 740 की कंपनी शेयर की प्राइस चल रही है, अभी आपने 3 शेयर ले लिए, फिर उसके बाद अगर शेयर 700 रुपये पे चला जाता है फिर 2 और लो, फिर अगर उसके बाद और गिरावट होती है तो फिर आप 2 शेयर और लो, फिर उसके बाद अगर आपको लग रहा है नहीं यार ये तो गिरता जा रहा है, फिर एक प्रीसाइज लेवल तक वेट कर लो। फिर आप देखो कि ये जिस दिन एक दिन ये चढ़े ना उस दिन आप इस शेयर को ले लो, क्योंकि जिस दिन एक बार से एकदम थोड़ी सी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है ना तो उसके बाद वो शेयर बढ़ जाता है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको HCL के एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरे ख्याल से आप इसको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो ला सकूँ। ओके, थैंक यू।